जय हिंद दोस्तों। हम पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे भारतीय इतिहास में। आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, जो कि यूपी में जो पीसीएस होने वाला है और जो आरओ एआरओ होने वाला है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो सभी स्टेट के पीसीएस के लिए भी है। आप यूपीएससी वाले हैं तब भी आप देख सकते हैं, अगर आपको 2 साल बाद 3 साल बाद एग्जाम देना है तो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन के फैक्ट और क्वेश्चन आईएएस वाले भी इसमें पड़े हुए होते हैं, तो वहां आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा। ठीक है, जिसमें आज सविनय अवज्ञा आंदोलन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो कौन सा था? तो लाहौर सत्र 1929 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। और 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया था। ठीक है, 1929 जवाहरलाल नेहरू लाहौर सत्र। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू हुआ था। 24 दिनों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया गया। शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो साबरमती आश्रम से हुई थी। ठीक है, तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी। और तिरुचिरापल्ली में वेदारण्यम तक यात्रा की। तो क्या याद रखना, तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी, आपने नाम सुना है। तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक की यात्रा की थी, इंपॉर्टेंट है। तीसरा, दांडी यात्रा की गई तो कब की गई? 1930 में। चौथा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो 12 मार्च 1930। डेट याद रखिएगा, पूछी गई कई बार। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी तो साबरमती से प्रारंभ की थी, अभी हम देख कर आए थे। सिक्स्थ, दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ हुई? तो साबरमती आश्रम से। स्पीड में जो रिपीट होंगे स्पीड से भागेंगे, कोई तनाव मत लीजिएगा। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया? साबरमती से प्रारंभ किया। लेकिन इन्होंने दांडी लिखा है। देखो क्वेश्चन क्या है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया? तो प्रारंभ तो साबरमती से किया था ना, खत्म दांडी में किया था। प्रारंभिक उत्तर कुंजी में बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प टी साबरमती माना है, जो गलत है। साबरमती क्यों गलत है? ऊपर देख कर आए हैं। दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ हुई? तो साबरमती से प्रारंभ हुई। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया? अच्छा सॉरी, दांडी यात्रा नहीं पूछी उन्होंने पूछा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया। तो दांडी में नमक कर को तोड़ा, नमक बनाया अपनी मुट्ठी से, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। समझ रहे हो आप, कंफ्यूज नहीं होना है। दांडी यात्रा कहां से शुरू की? तो साबरमती आश्रम से शुरू की। फिर पहुंचे कहां? साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान पर पहुंचे, वहां मुट्ठी में नमक लिया और नमक कानून को तोड़ा। और जैसे नमक कानून को तोड़ा, इसका मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो कहाँ के लोगों की सर्वाधिक होगी? गुजरात के होगी, क्योंकि गुजरात में ही कार्यक्रम हो रहा था। तो 12 मार्च 1930, डेट याद रखिएगा। दांडी में समुद्र पर नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में था। ठीक है, और गुजरात से 32 लोग थे, इतना सब याद करने की आवश्यकता नहीं है। 9 नंबर, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य जो था वह एक से अधिक उद्देश्य थे। तो नमक कानून को निरस्त करना भी उद्देश्य था, सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। तो गांधी जी द्वारा प्रारंभ नमक सत्याग्रह का उद्देश्य नमक निर्माण कानून निर्माण पर सरकारी एकाधिकार वाले कानून को निरस्त करना, पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा तो चलाना, आम लोगों को आर्थिक राहत देना, मतलब कई चीजें थी। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? तो सरोजनी नायडू जी थी, यस। राजकुमारी अमृत कौर जी थी, यस। कमला देवी चट्टोपाध्याय जी भी थी, यस। तो ये तीनों
उपस्थित थी, माफ करिएगा। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया साबरमती आश्रम से। ठीक है, ठीक है, और इसमें कुछ इतना महत्वपूर्ण नहीं है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो सर्वाधिक नमक सत्याग्रह में ही थी। 12 जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से देखा जा रहा है। ठीक है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय विज्ञान आंदोलन प्रारंभ किया। तो कहाँ से प्रारंभ किया? दांडी से प्रारंभ किया। 24 दिनों में, ये भी ध्यान रखिएगा, 24 दिनों में पहुंचे थे। सविनय विज्ञान आंदोलन शुरू हुआ दांडी मार्च के बाद शुरू हुआ। 14 दांडी मार्च शुरू किया गया था। तो दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था? नमक कानून तोड़ने हेतु। 15 नंबर, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध क्या है? तो नमक कानून को तोड़ने से। सिंपल सा क्वेश्चन है। दांडी यात्रा कितने दिन चली? 24 दिन, अभी मैंने बोला था, याद कर लो। 7 दिन। सबसे पहले कौन सी घटना घटी? दांडी मार्च, साइमन कमीशन का आगमन, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी इरविन समझौता। सी वाला होना चाहिए। सबसे पहले साइमन कमीशन 1928 में आया था। ठीक है, तो 1928 में साइमन कमीशन आया है। दांडी मार्च 1930, भारत छोड़ो 42 और गांधी इरविन 31। आज हम गांधी इरविन समझौता भी पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। आपका रिवीजन हो जाएगा इतनी स्पीड में। 6 अप्रैल 1930, एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सिविल नाफरमानी आंदोलन। ये भी वर्ड याद रखो, क्या पता ये दे दे। आप ढूंढो कि मैंने तो इतिहास में पढ़ा ही नहीं। सिविल नाफरमानी आंदोलन का श्री गणेश किया। ठीक है, मुझे भी नहीं पता था ये सिविल नाफरमानी आंदोलन, याद रखिएगा। अंग्रेजी समाचार संवाददाता पेल्स फोर्ड ने खिल्ली उड़ाई और कहा, क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? मतलब एक मुट्ठी नमक का बनाया तो इसलिए ये कहा गया। इसके उत्तर में स्टेट्समैन समाचार पत्र ने कहा, गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेटस नहीं मिल जाता। तो इधर वाले उधर वाले ठीक है। 19 नंबर, डीप क्वेश्चन पूछेगा थोड़ा सा, तो वो दोनों स्टेटमेंट आ सकते हैं कि किसने क्या कहा था। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। कारण था, महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त में उपलब्ध हो। ये सही है, परंतु आर गलत है, क्योंकि वह मुफ्त में उपलब्ध हो नहीं कहते थे। क्या कहते थे? नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति की मांग की गई थी, न कि गरीबों को मुफ्त नमक उपलब्ध हो। आज भी आप जानते हैं नमक बहुत सस्ता था। कुछ वर्ष पूर्व तो बहुत सस्ता था, इस समय थोड़ी सी प्राइस बढ़ गई है। बाकी नमक हमेशा से सस्ता रहा है, इसीलिए क्योंकि नमक तो एटलीस्ट गरीब को मिल रहा है। तो वही वहां था कि यही आप मुफ्त मत करो, लेकिन जो सरकार का एक अधिकार है वह समाप्त होना चाहिए। चलिए, ओ नेक्स्ट क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। तो आपको पता है कौन सा सही होगा? केवल दो सही होगा। पहला गलत है, क्यों? क्योंकि सजा तो दी ही गई होगी, गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया होगा, गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया था गांधी जी को। ठीक है, कई लोगों को सजा हुई थी। 21, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। ये किससे संबंध है? तो गांधी की दांडी यात्रा से ही संबंधित होना चाहिए। ठीक है, महात्मा गांधी अपने नमक सत्याग्रह दांडीग्राम पहुंच के संबोधित करते हैं विदेशी पत्रकारों को और देसी पत्रकारों को कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। 22, उम्मीद करता हूँ आप भी आंसर दे रहे होंगे। कौन सा असत्य है? असत्य पे सर्किल कर लिया करिए। यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था। यस। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था। यस। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था। यस। यह पूरी तरह से पैदल मार्च था। यस। अब आपको चारों सही लग रहे होंगे, लेकिन इसमें सी वाला गलत है, क्योंकि समुद्र के किनारे पहुंचकर जो है वह गलत है, क्योंकि दांडी जो है वह समुद्र के किनारे नहीं है बल्कि अंदर की ओर है। यहाँ पे लिखा होगा। हम्म, ठीक है। यहाँ एक बात याद रखिएगा, 80 सही होगी, कहीं कहीं 81 सही होगी, कहीं कहीं 78 सही होगी, लिखा हुआ मिलता है। ठीक है,
23। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में सत्य है? यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई। शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी। तो शुरुआत 15 मार्च 1930 को नहीं की गई थी, पूर्णतः पैदल तो थी। शुरुआत कब की गई थी? 12 मार्च 1930 को। खत्म कब हुई? 6 अप्रैल 1930 को। बीच में दिन कितने लगे? तो 24 दिन लगे। ठीक है, सब कुछ याद रखना है। 24। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो अब्बास तैयब जी ने लिया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मतलब जो आपने कम सुने हैं फैक्ट, वह इम्पोर्टेंट है, वह आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए 25। महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो ये अरबदा जेल में थे। धरसना बहुत भयानक घटना घटित हुई थी, आप पढ़ो इसे। धरसना कब हुई थी? कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी 5 मई 1930 को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिए गए। उनका स्थान अब्बास तैयब जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। उनकी भी गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसना नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया। ये भी ध्यान रखिएगा। लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया है। इसकी घटना बहुत ही दर्दनाक घटना थी। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए? प्रथम बार इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गिरफ्तार हुए, बात को ये एक्टिव ही रहे। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, वो वेब मिलर होने चाहिए। बी आंसर होना चाहिए जहां तक है। जी हाँ, वेब मिलर थे। ठीक है, संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्ष में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे, दंगे, गली कूचों में मारकाट एवं विद्रोह देखे, लेकिन धर्षणा जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। या पुलिस ने जो ज्यादती की थी उस पर वे मिलर अमेरिकी पत्रकार था, उसने लिखा था। 28। विम मिलर अमेरिकी पत्रकार था, यह भी याद रखिएगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट बनते हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जो धर्षणा साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में लिखता है। वेब मिलर। सिंपल सा क्वेश्चन, पीसीएस प्री 2021 में पूछा गया है, देखिए। निम्नलिखित में कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो इसमें से कौन साथ था? वेब मिलर। अब तो रट गया होगा। अप्रैल 1930 में नमक कानून। तंजौर तट पर, आंध्र प्रदेश का तंजौर तट, वहां कौन था? श्री राजगोपालाचारी, अभी पढ़कर आए थे। तो तमिलनाडु में, सॉरी आंध्र प्रदेश मैंने बोल दिया, तमिलनाडु है, तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर, ठीक है, वेदारण्यम तक यात्रा करके त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम तक, ये भी पूछ लिया जाता है, यात्रा की। 30 अप्रैल को इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम्स में अलग अलग। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतकार, रेड शर्ट्स का मतलब कुछ नहीं है, शर्ट्स नहीं है, ये शर्ट्स है, यानी लाल कुर्ती। लाल कुर्ती आपने सुना होगा, लाल कुर्ती है खुदाई खिदमतकार। तो ये उत्तर पश्चिमी पख्तून, सॉरी क्या पूछा है, अफगानिस्तान थोड़ी है। ये क्या है? आतंकवादी युक्तियों तरीकों को अपनाने का नहीं। राजनीतिक सामाजिक सुधार के लिए साम्यवादी क्रांतिवादी नहीं, साम्यवादी कहाँ थे? राष्ट्रवादी एकता उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष, पठान क्षेत्रीय थे। ठीक है, हालांकि इंपॉर्टेंट है, खुदाई खिदमतकार, सीमांत गांधी भी इन्हें बोला जाता होगा। लाल कुर्ती, सीमांत गांधी कहीं लिखा है? नहीं लिखा है, आप याद कर लो, सीमांत गांधी भी इन्हें कहा जाता था। ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए मैंने ये उत्तर पश्चिमी देखकर मैंने इसको टिक कर दिया था, लेकिन ये बात को अफगानिस्तान के साथ मिलकर जो है वो कहानी गलत है। टीएस का आंसर सही होगा। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में ही ये एक्टिव थे। बात को पाकिस्तान जो बन गया एरिया। लाल कुर्ती दल संगठित किया, तो ये संगठित किया था अंग्रेजों को निकालने के लिए। खिदवई खिदमतकार, अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। खुदाई खिदमतकार को किसने संगठित किया? 1929 में, याद रखिएगा, अब्दुल गफ्फार खां ने।
इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। कब? सविनय विज्ञान आंदोलन में। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सविनय विज्ञान आंदोलन दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट, कौन सी रेजिमेंट? गढ़वाल रेजिमेंट, सिपाही वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, दोनों याद रखिएगा, के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। ध्यातव्य है, इस इलाके में खान अब्दुल गफ्फार खां वर्षों से सक्रिय थे। ठीक है। अहिंसक क्रांतिकारी, ये भी ध्यान रखिएगा, अहिंसक क्रांतिकारियों के बहादुर सत्य, इनका हिंसक नहीं था, अहिंसक था, गांधी जी के प्रिय लोगों में से थे। ठीक है। सीमांत गांधी नाम से बुलाते थे इन्हें लोग। 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। अभी ऊपर पढ़ के आए। जिया तरंग आंदोलन कहाँ हुआ? जिया तरंग आंदोलन मणिपुर में हुआ, मणिपुर। ठीक है। रानी गैंडिनल्यू, हाँ, रानी गैंडिनल्यू ने ये किया, इसे जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट में भी आए, नागा जनजाति की महिला थी रानी गैंडिनल्यू। बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कोई महिला इस समय अगर आंदोलन कर रही है तो बहुत बड़ी बात है। 38, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किसका हिस्सा था? सब सविनय विज्ञान आंदोलन का हिस्सा था। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से, कहीं वन वन आंदोलन यानी वन का कर नहीं दिया जाता था, कहीं चौकीदार टैक्स, मतलब जहां जो भी बन सकता था वहां वह सब कार्य किए गए। ठीक है। गोलीबारी वगैरह हुई। ठीक है। बहुत नालायक थे ब्रिटिश। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया था महादेव लाल सराफ। बीपीएससी का क्वेश्चन है, छोड़ सकते हो। 40, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार का किस तरह विरोध किया? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अभी ऊपर देख कर आया वो किस क्या विरोध कर रहे थे? चौकीदारी टैक्स। चौकी बेगूसराय यानी बिहार, और चौकीदारी टैक्स यहाँ कहीं नहीं लिखा, या दो लिखा भी, चौकीदारी कर। 41, सविनय विज्ञान आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, किसका महत्व दिया? तो रचनात्मक कार्यक्रम का। कि रचनात्मक में क्या क्या आएगा? हरिजन का उत्थान अक्टूबर 1934 में, और छुआछूत विरोधी लीग भी बनाई, और हरिजन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र भी, और कहते थे कि हाथों से काम करो, ये सब, मतलब एक्टिव रहो लेकिन आंदोलन में एक्टिव ना रहो। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया? तो राधाबाई को गिरफ्तार किया गया था 13 जून 1932 को। ठीक है। स्वदेशी नारी जागरण, अस्पृश्यता विरोधी, शराबबंदी जैसे आंदोलनों में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, डॉक्टर राधाबाई। 43, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो यह पटना से थे, बिहार से थे, इसलिए बिहार ने पूछा प्रभावती देवी। और यहाँ डॉक्टर राधाबाई, ये छत्तीसगढ़ ने पूछा, छत्तीसगढ़ की होंगी। चलिए अब गांधी इरविन समझौता कर लेते हैं, ये भी कुछ 7-8 क्वेश्चन है। अभी हुए कितना टाइम? 20 मिनट भी नहीं हुए। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से क्यों हुआ था? तो सबको पता है, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। पहले वाले में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं था, दूसरे वाले में गांधी जी गए, तीसरे वाले में फिर कोई नहीं गया। तीनों सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की उपस्थिति रही, ये ध्यान रखिएगा। तीनों पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, ऐसा कौन व्यक्ति है, कौन नेता था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करता है? तो एक तो अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, एक और थे, आगे पढ़ेंगे। गांधी जी ने फरवरी 1931 में वायसराय इरविन से भेंट की, और उनकी बातचीत 15 दिनों 8 बार वार्ता तक चली। 5 मार्च 1931 को समझौता हो गया, गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना गया। यहीं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। प्रथम और 3 में कोई भागीदारी नहीं किया था। यही गांधी इरविन समझौता था जहां कहा गया था कि लोगों के द्वारा शायद गांधी जी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की जो 23 मार्च को जो फांसी हुई 1931, उसको रोकने का दबाव बना सकते थे। कुछ लोगों ने कहा कि गांधी जी चाहते तो रुक जाती, कुछ लोगों ने कहा ऐसा नहीं होता है, सामने अंग्रेज थे, नहीं बन पाई बात। तो इसमें बहुत ज्यादा विचार विमर्श होता है। दूसरा क्वेश्चन, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में, इंपॉर्टेंट है।
गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। यस, मेन यही था। असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव को स्वीकृत करना, ये नहीं माना था उन्होंने। केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं है। तो इसमें बी 1, 2, 4, 2, 4, 1 मान लिया गया था, तीसरा नहीं माना था। जो कहा था जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं है उनको रिहा कर देंगे। लेकिन मेनली बात उन्हीं 3 लोगों की थी, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, जिनके बारे में ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल बात नहीं मानी। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि गांधी जी को हस्ताक्षर ही नहीं करने चाहिए थे, उठ के चले आना चाहिए था। तो फिर वही है ना कि वहाँ जो व्यक्ति बैठा है उसके अपने दिमाग में क्या चल रहा है और वह किन उलझनों से ग्रस्त है और कौन सा उद्देश्य के साथ और कौन सा कदम उठाता है, वो सब वहाँ बैठा व्यक्ति जो 5-10 मिनट में अपने दिमाग में चला रहा है वही सोच सकता है। सब लोग अपने-अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो 1931 में ये हुआ था। ठीक है? इस समझौते के अनुसार एक बार पढ़ लो। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई थी। सभी युद्धबंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था, उनको रिहा करने का आदेश। विदेशी कपड़ों, शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का आदेश। यही आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था समझौते में। समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। यहाँ पे लिखा भी है, परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग इसमें सम्मिलित नहीं की गई। और दूसरा जो पुलिस ज्यादती की जांच थी वह भी नहीं मानी गई। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931। निम्न में से कौन सा समझौता हुआ? 5 मार्च, डेट के साथ याद रखना, 5 मार्च 1931 इरविन गांधी समझौता। 7 निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में जाना प्रस्तावित हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन हुआ और गोलमेज सम्मेलन में जाने का बात मानी गई। गांधी इरविन समझौता हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तेज बहादुर सप्रू ने। तेज बहादुर सप्रू ने गांधी इरविन का समझौता हो जाए इसके लिए कहते हैं ना बीच बचाओ, मतलब उन लोग उनके पास भी गए और दोनों को एक टेबल पर लाकर बिठा दिया। तो 2 लोग थे, तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जैकर। इन दोनों के प्रयत्नों से इन दोनों की जो मीटिंग है बस हो पाई। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी थी। ये भी याद रखिएगा। 2 महात्मा की संज्ञा किसने दी थी? सरोजिनी नायडू जी ने दी थी। सरोजिनी नायडू बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है हमारे इतिहास की नज़र से और उत्तर प्रदेश की इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये पहली क्या थी, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? कमेंट में बताइएगा। गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू और जैकर। निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन गांधी को 2 महात्मा कहा था? देखो पूछ लिया। किसने कहा था? सरोजिनी नायडू जी ने। 11 किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था कि सांत्वना पुरस्कार लेकर आ गए? तो एलन कैम्पबेल जॉनसन ने कहा था। पढ़ लेते हैं। इसके बाद ये भी हमें कांग्रेस का कराची अधिवेशन भी अभी करना है। इरविन के जीवनीकार एलन कैम्पबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में प्रश्न का उत्तर विकल्प ए दिया था। ए मतलब एस.सी. बोस। परंतु संशोधित पुस्तिका जब लाई तो उसमें बी को टिक दिया। ठीक है। सांत्वना पुरस्कार किसने कहा था? एलन कैम्पबेल जॉनसन। हालांकि गांधी इरविन समझौते से अधिकतर लोग परेशान थे कि भाई समझौता गलत हो गया, हमें थोड़ा सा मांग करनी चाहिए थी कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी को छोड़ा जाए, लेकिन वही है, क्या ही कर सकते थे। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। नंबर 1 निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था या फिर अध्यक्षता की थी? तो वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। 1931 मार्च 1931 को, ये भी ध्यान रखना मार्च में हुई थी ये, ठीक है, वरना समझो कि दिसंबर में हुई थी, दिसंबर में नहीं हुई थी। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए।
आर्थिक। इस अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया था। शब्दों पर विशेष ध्यान दें। पूर्ण स्वराज को पारित नहीं किया था, प्रस्तावित भी नहीं किया था, परिभाषित किया था। उसकी परिभाषा बताई थी कि पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है। ठीक है, ये तीनों जो हाईलाइट किए हैं वो महत्वपूर्ण है। या तो सर्किल वाले महत्वपूर्ण होते हैं या हाईलाइट वाले महत्वपूर्ण होते हैं। जो नए हैं उनका ध्यान रखें। नए हो तो थोड़ा पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से एंजॉय करते हुए देख डालो वीडियो। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शेयर भी कर सकते हो, ऑप्शन होता है ना उसमें। हाँ, तो वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम और संकल्प प्रारूपित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने संकल्प को प्रारूपित किया था। एम एन रॉय ने इसमें सहयोगी की भूमिका भी निभाई थी। तो स्टेटमेंट कहीं से भी बन सकता है, क्योंकि थोड़ा सा टफ बनाने का प्रयास किया जाता है तो ये क्वेश्चन बनते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया? तो कराची अधिवेशन 1931। 4, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? तो वह कौन था? वह थे पट्टाभी सीतारामैया थे क्या? एमसी बोस, सॉरी एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। इम्पोर्टेंट है, 2014 पीसीएस पूछ रहा है, रिपीट हो सकता है। 5, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में बताओ। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी, गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता पहले हुआ होगा, फिर भगत सिंह को फांसी हुई होगी, तभी तो कहा जाता है कि भगत सिंह की फांसी बचा नहीं पाए। तो 4 पहले आएगा, 3 बाद को, 3 पहले 4 बाद को गलत, 3 पहले 4 बाद को गलत, 3 पहले 4 बाद को गलत। तो ऐसे ही आंसर मिल गया। ठीक है, इसके बाद कराची अधिवेशन होता है तुरंत बाद 29-31, और उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं सब। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। तो थोड़ा सा दिमाग के साथ, पेशेंस के साथ चीजें चलानी चाहिए। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। 30 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केंद्र कांड में, ध्यान रखिएगा, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी होती है। 29 से 31 मार्च 1931, देखो मार्च के ही तीनों डेट पूछ ली, तो ये ना तो याद रखो 1931 में हुआ था, डेट भी याद रखो साथ में, 5 मार्च, 23 मार्च, 29 मार्च, और 7 सितंबर 1931 को दूसरा सत्र यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। ये 7 सितंबर इम्पोर्टेंट डेट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेट का पेपर लगा है। 6 सितंबर, 7 सितंबर, उत्तर प्रदेश। हालांकि इम्पोर्टेंट और भी वजहों से है। खैर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। पढ़ लेते हैं। गांधी इरविन समझौता होगा, फिर राजगुरु जी को फांसी होगी, क्योंकि वहां क्या लिखा था? भगत सिंह को फांसी, यहाँ कर दिया राजगुरु को फांसी। कह रहे हम तो चेंज कर दिए क्वेश्चन। समझ रहे हो? देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस प्री 2009 में, और ये क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस मेंस 2009 में। समझ रहे हो? बड़े वाले हैं। बस वहां भगत सिंह था, यहाँ राजगुरु कर दिया। वहां 4 स्टेटमेंट थे, यहाँ 3 कर दिया, तो 3 2 1। मेंस और प्री दोनों में पूछ लेते हैं कि क्वेश्चन, क्योंकि लोगों को लगेगा कि जो पूछा जा चुका है वो थोड़ी पूछा जाएगा, और हम उन्हें सरप्राइज कर देंगे। प्रस्तुत पंक्तियां किस घटना पर आधारित हैं? चलिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह। अब देखो, पीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया, ऊपर आओ। पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया, पीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया। मेंस में कितना? यहाँ पीसीएस मेंस 2009 में पूछा गया। मेंस में इतना क्या है? तो सबसे पहले क्या होगा? गांधी इरविन समझौता, फिर भगत सिंह जी को फांसी, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, 1 3 2 जहाँ हो, 1 3 2 4 यहाँ है डी में। ठीक है, तो याद ध्यान रखना, पूना समझौता 24 सितंबर 1932। 8 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बढ़िया क्वेश्चन पत्र पूछता है, 2023 में पूछा गया। कालानुक्रम पूछा गया, लेकिन इस तरीके से
मॉर्ले मिंटो सुधार, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर अगस्त प्रस्ताव, फिर जलियांवाला बाग त्रासदी। तो गांधी इरविन समझौता पहले हुआ कि जलियांवाला बाग त्रासदी? गलत हो गया। जलियांवाला बाग पहले हुआ, गांधी इरविन समझौता बाद को, लेकिन अगस्त प्रस्ताव तो उससे भी बाद को आया। हाँ, सी के साथ जा सकते हैं। पहले मॉर्ले मिंटो सुधार हुआ, फिर जलियांवाला बाग, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर अगस्त प्रस्ताव 1940। 13 अप्रैल 1919, मॉर्ले मिंटो सुधार 1905, 1909। ठीक है, ये सब तो हम पढ़ के आए हैं। गांधी इरविन समझौता पढ़ के आए। ये 8 अगस्त 1940 लिनलिथगो थे। लिनलिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव कह सकते हैं। मुख्य प्रावधान क्या था ये याद कर लो। भारत में डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्रावधान करना, युद्ध सलाहकार परिषद का गठन, वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार, ये सब आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, गोलमेज पढ़ना है क्या? हाँ, गोलमेज भी पढ़ना है। गोलमेज पढ़ लेते हैं, एक और छोटा सा टॉपिक है, कुछ क्वेश्चन है, खत्म करते हैं गोलमेज के बाद। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? प्रथम में किसने भाग लिया था? गांधी जी ने तो लिया नहीं था, मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। ठीक है, कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे इस समय। कौन कौन भाग ले रहा था ये ध्यान रखो। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख थे। इसमें प्रथम सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 लंदन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि भाग लेने नहीं गया। कौन कौन मेन है मैं हाईलाइट कर दूं। तेज बहादुर सप्रू इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना इम्पोर्टेंट है, जयकर इम्पोर्टेंट है, भीमराव अम्बेडकर जी इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट है, तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने ही गांधी इरविन समझौता भी कराया था, गांधी इरविन को एक साथ बिठाया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह 1930 में आयोजित हुआ, या साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, आयोजन लंदन में हुआ था, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया था। तो टी वाला सही नहीं है, कांग्रेस ने प्रतिभाग नहीं किया था। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ईसाई का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? केटी पॉल ने किया था, याद रखिएगा। केटी पॉल ने ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था। अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। चलिए, फोर्थ नंबर, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन 30 में। 5, किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय पूछा है तो महात्मा गांधी जी भाग लेंगे, मदन मोहन मालवीय जी भाग लेंगे, ठीक है। 1-3 किसमें? 1-2-3 सरोजनी नायडू जी भी भाग लेंगे, महिला सभा की तरफ से या महिलाओं की तरफ से, महिलाओं के प्रतिनिधि थी। तो एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे कांग्रेस से। अलावा सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय भी हिस्सा ले रहे थे, इनी बेसेंट भी हिस्सा ले रही थी, ये भी ध्यान रखिएगा। गांधी जी के साथ कौन कौन गया था? तो सचिव थे महादेव देसाई, प्यारेलाल, मीराबेन, देवदास गांधी, ये सब भी लंदन में गए थे, लेकिन कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो गांधी जी थे, बाकी सब इनके साथ गए थे। सरोजनी नायडू अपनी महिलाओं की तरफ से, मदन मोहन मालवीय अपनी पार्टी या उसकी तरफ से, एनी बेसेंट अपना अलग। इनमें से किसने द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो प्यारेलाल गए थे, महादेव देसाई भी गए थे गांधी जी के साथ, मदन मोहन मालवीय जी भी गए थे, जवाहरलाल नेहरू जी नहीं गए थे। 7, निम्नलिखित नेताओं में कौन द्वितीय सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो एम के गांधी जी ने लिया था, राजेंद्र प्रसाद जी ने भाग नहीं लिया था। चलिए 8, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। 9, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? द्वितीय में उपस्थित थे, सिंपल है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लो, ROA 2016 पूछा जाता है। जवाहरलाल नेहरू दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। जैसे एक गलत होता है तुरंत हमें आंसर मिल जाता है, आर पढ़ो या ना पढ़ो, ठीक है। गांधी इरविन समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, अंतर्निहित था, ये सब पढ़ के आए हैं। कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी? केवल द्वितीय। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए तो कहाँ ठहरे थे? ये ठहरे थे किंग्सले हॉल में। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चलना था, काफी लंबा चलना था। गांधी इरविन समझौता हुआ, एकमात्र प्रतिनिधित्व इस ये पूछा जाता है। एस राजपूताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे थे और किंग्सले हॉल में ठहरे थे।
चलिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी मुंबई से लंदन किस जहाज से गए थे? तो राजपुताना जहाज से गए थे। तो बताओ ये जब अफ्रीका गए थे गांधी जी तो किस जहाज से गए थे? क्वेश्चन बताना। 14 निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि प्रथम बार? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बार-बार वही रिपीट। यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचा नहीं होने दिया, उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। गांधी जी जब वापस आए तो इन्होंने ये लाइन बोली थी। ठीक है। 15 महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो लंदन से लौटे थे। विश्व द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। गांधी जी ने मानने से इनकार कर दिया। ठीक है। दलित नेता भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा पहले ही इतना ज्यादा हम बंट चुके हैं और भी अंग्रेज हमें बांटने का प्रयास कर रहे हैं और हम ऐसे बांटते जाएंगे तो देश आजाद नहीं हो पाएगा। 17 नंबर, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो बी आर अम्बेडकर जी थे, तेज बहादुर सप्रू भी थे। ए और डी इसका आंसर सही होगा, इसलिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। अम्बेडकर साहब, तेज बहादुर सप्रू तीनों में भाग लिए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो बी आर अम्बेडकर साहब सी। ठीक है। बस हम अंतिम क्वेश्चंस की तरफ है। आरओ एआरओ मेंस 2021 में पूछा गया तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ऑप्शन में हो और भी कोई ऑप्शन में हो तो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को टिक कर दीजिएगा, क्योंकि वह क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड पूछ रहा होगा। उसे नहीं पता होगा क्वेश्चन बनाने वाले को कि जयकर साहब या जो अभी दूसरे थे सप्रू साहब भी वहाँ तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, शायद उसे ना पता हो इसलिए। ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पर ही बनेगा 99%। 20 निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? सभी जगह ऑप्शन एक ही मिलेगा, भीमराव अम्बेडकर जी। 21 तो 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं में लंदन में बैठक होती है, प्रथम द्वितीय तृतीय ये होता है वो होता है, उल्लेख करो कौन सा गलत होगा। इनमें से दो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया, यही गलत है, पहले ही मिल गया। रुको, इनमें से दो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया, ये तो गलत है ना। कैसे पढ़ो भाई। 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठक का प्राय प्रथम द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि ये तीन अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। ये भी सही है। इनमें से दो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया। समझ में नहीं आया ये। तीन अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु उल्लेख गलत होगा, उल्लेख किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर डी याद रखिएगा। बाकी ये आईएएस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी पूछा गया है। निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया गया था। बस हम अंतिम की ओर हैं। देखो क्वेश्चन थी पूछेगा तो तीन स्टेटमेंट बनाएगा। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 19 जनवरी 1931 चला। दूसरा 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 चला। तीसरा 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। ठीक है। ये अगर टीप बनाएगा तो ये स्टेटमेंट बना सकता है, बनाना तो नहीं चाहिए। 1932 में कौन सा हुआ था? तो 1932 में तीसरा हुआ था। 24 किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया कांग्रेस ने? तो दो हैं, प्रथम में भी भाग नहीं लिया, तृतीय में भी भाग नहीं लिया, और इसीलिए ऑप्शन ई होगा, क्योंकि एक से अधिक। 25 आईएएस ने पूछा प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तो इसका तीनों आंसर सही है। ये भी ठीक है। पूना पैक्ट अगली बार में हम पढ़ेंगे।
ठीक है? लाइक, कमेंट, शेयर कर ही दिया होगा। कल हम यहाँ से आगे का पढ़ेंगे। यहाँ से आगे की यात्रा कल शुरू होगी। बाकी आप कोई और विषय चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करिए। जय जय भारत।